हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई वेलकम टू ऑल, दिस इज अजय। सो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट पॉलिटी के अंदर। प्रेसिडेंट की हमने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको प्रेसिडेंट के 61 आर्टिकल तक पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग आर्टिकल नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे और साथ में ही आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है और साथ साथ हम लोग गवर्नर को भी खत्म कर देंगे। इससे पहले एक छोटा सा डाउट सा बच्चे का कि जो आपका गवर्नर होता है वो ओथ उसकी कौन दिलवाता है। तो उसका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही होता है, जो जिस भी स्टेट का गवर्नर होगा उसके हाई कोर्ट को। और अगर ये रिजाइन करने की बात करेगा, जब इसके बारे में पढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा, जब ये रिजाइन करने की बात करेगा तो रिजाइन इसको किसको करना होगा रिजाइन, तो रिजाइन इसको प्रेसिडेंट को करना होगा। ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही होगा गवर्नर, क्योंकि स्टेट की बात होगी तो चीफ जस्टिस का काम जो हाई वो करता है सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट का करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट होता है लेकिन वो अपना रिजाइन किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को देगा। चलिए आर्टिकल नंबर 62 जान लेते हैं एक बार। आर्टिकल नंबर 62 किसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि कैजुअल वैकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है किसी वजह से, डेथ हो जाती है या रिजाइन करते हैं, इम्पीचमेंट होता है, तो उसके बारे में बात करता है कि उसका क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले 62 का जो फर्स्ट क्लॉज है ये क्या कहता है, ये कहता है इलेक्शन शुड बी डन बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। टेन्योर खत्म, जैसे 5 साल का टेन्योर होता है, तो 5 साल से खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए। इलेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए ताकि जिस दिन 5 साल कंप्लीट उसी दिन वो अपना सारा की सारा डाटा उसको ट्रांसफर कर देगा, जो भी नया प्रेसिडेंट होगा। अगर यही रहेंगे सेम तो आपको यही से फिर से उसका टेन्योर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका आर्टिकल नंबर 62 का फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर सीट खाली हो जाती है किसी वजह से, मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी की, या कोई रिजाइन कर देता है, ऐसा हुआ है इंडिया में, या इम्पीचमेंट हो जाती है, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट की सीट है वो कौन ले जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। मीन्स कि उसकी जो भी काम होगा उसकी पोस्ट पे कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। कौन बैठेगा, वाइस। और जिस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा तो सैलरी वगैरह सब कुछ उसको प्रेसिडेंट वाला ही मिलेगा। और वाइस प्रेसिडेंट अगर बाय द वे नहीं हुआ उस टाइम, अगर सीट वैकेंट होती है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मान लीजिए नहीं होता, तो इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा उसकी जगह। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं हुआ तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दो बार बन भी चुका है इंडिया में प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 62 किसकी बात करता है, सीट वैकेंट की बात करता है। अगर सीट वैकेंट हो जाती है तो वो कैसे फिल की जाएगी। तो आई होप कि आर्टिकल नंबर 62 आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा काम है वो आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करके उसको समझाना और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है तो उसकी सीट कौन मतलब बैठता है, उनकी जगह कौन बैठता है, तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। बाकी मैं आपको पूछूं, बताइए प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है, अगर रिजाइन देना तो किसको देगा, ये मुझे कमेंट में आंसर बताइए आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट की और गवर्नर की पावर हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों की पावरें सेम है। प्रेसिडेंट की इंडिया लेवल पे है और गवर्नर की स्टेट लेवल पे है, लेकिन पावर दोनों की सेम सेम है, एक जैसी पावर। जो पहले वाली 5 लिखी है मैंने, कौन सी, एक एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, ये किसकी हैं, ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास होती हैं। प्रेसिडेंट के पास इंडिया में है, गवर्नर के पास उसका जो भी सिलेक्टिव स्टेट होगी, जिस भी स्टेट से वो रिप्रेजेंट, जिस भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर लास्ट 3 पावर की बात करें तो ये किसकी है, सिर्फ ये सिर्फ प्रेसिडेंट की पावर होती है। इसलिए गवर्नर को हमने साथ में ले लिया यहाँ पे पावर के केस में। तो पावर हम दोनों के साथ पढ़ लेंगे। जब हम पहली 5 पावरों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद रखना है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की होती है। मैं दोनों की बताते हुए चलूंगा। और अगर लास्ट वाले 3 की बात करें जिसमें मिलिट्री आ जाती है, डिप्लोमेटिक आ जाता है और इमरजेंसी पावर आती है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो ये है, अब हम एक एक करके पावर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पावर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी होता है कि प्रेसिडेंट की पावर कैसी होती है, इंडिया में प्रेसिडेंट की पावर है क्या है। ठीक है। तो चलिए करते हैं एक बार स्टार्ट। लेकिन एक चीज है कि अगर प्रेसिडेंट की पावर की बात करें तो जिस भी कंट्री में
डेमोक्रेसी है, यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, वहाँ प्रेसिडेंट की पावर ऐसे ही होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, लगभग इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट होती है। उनको सब कुछ किसी ना किसी सलाह से करना पड़ता है मैक्सिमम। और जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होती, जिस कंट्री में सिर्फ प्रेसिडेंट ही हेड होता है जो सेंट्रल स्टेट का, उस केस में वहां पे प्रेसिडेंट की पावर होती है। जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उनकी सारी पावर होती है। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास पावरें लिमिटेड होती हैं, मतलब उनको कुछ बाउंडेशन होते हैं उस पावरों को इस्तेमाल करने के लिए। चलिए अब एक एक करके हम लोग पावर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको पहले तक क्लास तो सारी समझ आ गई होगी। चलिए पावर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखिए एग्जीक्यूटिव पावर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। चलिए एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, एग्जीक्यूटिव या उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव भी मैंने बोला था, चलिए वो भी लिख लो। एग्जीक्यूटिव में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, किस किस का अपॉइंटमेंट करते हैं, किस किस को रिमूवल करने की पावर होती है, या फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की पावर होती है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव पावर की बात करूं तो इसमें किस किस तरह की पावर आएगी। जैसे किसी को अपॉइंट करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, अलग अलग। एंड रिमूव करने की पावर कौन सी है इसमें, एग्जीक्यूटिव में या एडमिनिस्ट्रेटिव में। किसी का भी फॉर्मेशन करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फॉर्मेशन करना हो, किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बनानी हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट की और गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं। तो पावर भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के प्लेजर में आती हैं, और एक होती है नॉन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर जो नहीं है, मतलब कि नॉन प्लेजर होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है, इसमें से कौन सी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ प्लेजर भी क्या होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कौन सी पावर होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बताता हूँ आपको। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर कौन सी होती है, इसका एक बार मीनिंग लिख लीजिए। अगर आप इनडायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करो तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, सो है थोड़ा सा आपका टाइम बच जाए। चलिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन सा काम होगा, इसका मतलब है एनी ऑफ द ऑफिशियल्स वर्क, एनी ऑफ द ऑफिशियल्स वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उन सबको प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्क बोला जाएगा इंडिया के। विच इनडायरेक्टली मीन्स प्लेजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जिस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्लेजर में होगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी प्रेसिडेंट काम करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के एडवाइस पे जो भी काम करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, पूरी गवर्नमेंट तो होती है, इसमें अपना पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। इसमें अलग अलग पोस्टेज दी जाती है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को होम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो उनके एडवाइस पे जो भी प्रेसिडेंट काम करता है उसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये मोटा मोटा मतलब है चीजों को याद करने के लिए। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, हु विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या उसको कौन रिमूव करता है। तो आंसर क्या होगा, तो आप आंसर दोगे बाय प्रेसिडेंट। जब आप इसका आर्टिकल पढ़ोगे इंडिविजुअल प्रधानमंत्री का, सीधा सीधा लिखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड आर रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी पावर है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर है। जैसे आपको पूछा जाए कि जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, पूछा जाए कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर को या सेंट्रल मिनिस्टर को अपॉइंट और रिमूव कौन करता है, तो आंसर क्या दोगे, तो आंसर दोगे प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि हम लोग बड़ी प्रेसिडेंट के बारे में रहे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसके एडवाइस पे करता है, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, तो आंसर होगा
प्रेसिडेंट करता है, किसकी एडवाइस पे? प्रधानमंत्री की एडवाइस पे। अब कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर तो बनाता है, और प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पे ये कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है। और अपॉइंट और रिमूव करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। अगर आपको पूछा जाए कि जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अपॉइंट और रिमूव करने की पावर किसके पास होती है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके आंसर होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर गवर्नर को भी अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की पावरें कौन सी, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है। इसमें अपॉइंट और रिमूव करने की पावर की बात की जाएगी, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पावर होती है वो कौन सी होती है, जो प्रेसिडेंट के प्लेजर में आती है वो कौन कौन सी है, जिसका मतलब ऐसे समझ सकते हो, जो गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर कोई भी काम किया जाएगा ऑफिशियल्स, उसको बोला जाएगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की पावर। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन रिमूव करता है, आंसर होगा प्रेसिडेंट। सेंट्रल मिनिस्टर को कौन अपॉइंट और रिमूव करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट और रिमूव करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके एडवाइस के ऊपर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको पूछा जाए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, अटॉर्नी का स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर होगा अपॉइंट कौन करता है और रिमूव कौन करता है? तो आंसर इसका भी सेम है, डेट इज प्रेसिडेंट। क्योंकि हम लोग पावर पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, लेकिन किसके एडवाइस पे? ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट बोलेगी उसके एडवाइस के ऊपर। देखो अटॉर्नी जनरल कौन होता है, इसके ऊपर हम सेपरेट आर्टिकल और सेपरेट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सिंपल ये समझ लो, ये एक तरह का ये सरकार का वकील होता है। ये सरकार की तरफ से केस लड़ता है। अगर आप कोई भी सरकार के ऊपर केस करोगे तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो केस लड़ेगा, ठीक है, आपके लॉयर के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनको कौन अपॉइंट करता है? इनको भी अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट कौन करता है? इसी के साथ साथ मैं सारी एक साथ लिखवाता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया आपका, इसके साथ आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो भी IAS KS जो भी होते हैं, ये चीफ कमिश्नर हो गए, चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इन सबका अपॉइंटमेंट और सबका रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट। जैसे हमारे LG हैं, इनको किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो सबका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबकी जो अपॉइंटमेंट करता है वो किसके एडवाइस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट। अटॉर्नी जनरल हो गया, गवर्नर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया, सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अपॉइंट और रिमूव करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ कहाँ है? जैसे इसकी बात करें तो दादर एंड नगर हवेली,
एंड दमन एंड दीव। आपको पता है ये कॉमन एक ही मर्ज कर दिया गया, कब किया गया मुझे बताना, मैंने बहुत बार बता दिया। जैसे लक्षद्वीप, तो यहाँ पे तो कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। अगर हम एलजी की बात करें तो ये कहाँ, जैसे दिल्ली में कौन है, एलजी है। लद्दाख में कौन है, एलजी है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर में कौन है, एलजी हेड। उसके बाद पुडुचेरी में कौन है, एलजी है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में कौन है, तो एलजी हेड। ठीक है, तो एलजी है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। और चीफ कमिश्नर की बात करें तो चीफ कमिश्नर, तो यहाँ पे कौन है, जैसे आपके चंडीगढ़ में कौन है, चंडीगढ़ में कौन, इसको क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नर बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, यहाँ पे कौन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी लगभग पोस्टें एक ही होती हैं। तो इन सबको अपॉइंट कौन कर रहा है, इन सबको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास बताने वाला नहीं था। अब क्वेश्चन आगे ये भी पूछा जाता है, जो नॉट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आती है कौन कौन सी है। इसको बोला जाता है नॉट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के अंदर नहीं आती, प्रेसिडेंट के प्लेजर में नहीं आती। जैसे कैग, कैग का अपॉइंटमेंट या सेंटर जो भी करना है। उसके बाद जैसे सीईसी हो गया, जैसे ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको सबको अपॉइंट तो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन किसके एडवाइस के ऊपर, ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इसको प्रॉपर कानून लॉ बना के पार्लियामेंट में पास करके बिल पास हो के आता है, तब इसको क्या करता है प्रेसिडेंट, इस पे साइन करता है। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि इसको मना कर दे, एक बार वो बिल को रोक सकता है ना, दूसरी बार जब आएगा उसको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये कौन सी पोस्ट आती है, ये उनको बोलते हैं नॉट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर आती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जाता है इसमें से कौन सा नॉन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो आंसर नीचे ऑप्शन में 4 दे देगा, एक तो होगा, बाकी 3 कुछ और ऑप्शन रख देगा। चलिए मैं बताता हूँ कैग, बाकी अलग से ये कैग का टॉपिक होता है। ठीक है, ये अलग से टॉपिक होते हैं। कैग करता है क्या बेसिकली, सबको तो ये तो आइडिया होगा ही आप सबको। तो कैग की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी वैसे भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीईसी क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन। COMMISSION। इन सबको अपॉइंट कौन करता है, इन सबको अपॉइंट करता है, अपॉइंट एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट। लेकिन एडवाइस किसकी, ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल पास होगा प्रॉपर मेजोरिटी के साथ, जो जो भी जिसका उसकी कंडीशंस होगी। देन आफ्टर दैट प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट इनको क्या करेगा, जैसे ही साइन करेगा तो वो क्या होगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये जो कैग होता है इसका काम होता है क्या, स्टेट और सेंटर में जो भी खर्चे वगैरह एक्सपेंडिचर जितने भी हुए सबका एक कैलकुलेशन बना के उसको सबमिट करना होता है, सबको सबमिट करना होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। तो इसको भी क्या करना होता है, इसको भी अपॉइंट या रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस के ऊपर, ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। आगे लिखिए नेक्स्ट पोस्ट है, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं लिख देता हूँ एक बार,
चलिए देख लीजिए, यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता है यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है, ये पूरी तरह से एक संस्था है। इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको कौन रिमूव करता है इनके हेड को? तो वो आंसर होगा प्रेसिडेंट। लेकिन किसके एडवाइस के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के ऊपर। और इनकी जो एडवाइस है वो बाउंडेड होगी, ये माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, मतलब बाउंडेड होती है। जैसे जेपीएससी क्या होता है? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ज्वाइंट तब बनाई जाती है जब एक से दो स्टेट मिला के, तो उन दोनों को मिला के जब बनाया जाता है, उनके लिए जेपीएससी बनाई जाती है। एनआरएससी पूछा जाए कौन अपॉइंट करता है, कौन इसको रिमूव करता है, तो आंसर होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी अपॉइंट एंड रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीआईसी जो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, जिसके अंदर आरटीआई वगैरह भी आ जाती है। सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, इन सबको अपॉइंट, उन सबको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट की होगी डेट विल बी बाउंडेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है? ये नॉट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर आती है तो ये प्रेसिडेंट की पावर है ये भी, जिसमें अपॉइंट और रिमूव करने की पावर होती है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावरें होती हैं। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एंड रिमूव की बात होगी। तो सबसे पहले तो हमने वो पढ़ी जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं। तो वो सारी की सारी पोस्ट हैं जो क्या है, जो ऑन द एडवाइस ऑफ, जो आप ऐसे बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे होती हैं। वो सारी क्या होती हैं? वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे किया जाता है। जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, उसके बाद एलजी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया। तो ये सारे किसके? प्रेसिडेंट की। अपॉइंटमेंट उसको प्रेसिडेंट ही करता है, रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एलजी कहाँ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और चीफ कमिश्नर कहाँ होते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो नॉट प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट आती है, जैसे कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जैसे सीईसी हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन सबको अपॉइंट और रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो मैंने नीचे बताए, इसका ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कभी कभी एडवाइस ही पूछा जाता है, कि पूछा जाएगा कि एनएचआरसी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इतने आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑन द एडवाइस ऑफ। तो एनएचआरसी आपका कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस पे पूछा जा सकता है। इसमें कुछ होती हैं जो आपकी आर्टिकल के तहत होती है, कुछ होती हैं आपकी, आपको पता है लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी होती है, लीगल कौन सी होती है, मैंने सब कुछ आपको बताया था बेसिक में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। चलिए सबसे पहले देखिए फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 होता है। देखो ये स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। ठीक है, हम सेंटर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो एससी कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये आर्टिकल 338 में लिखा हुआ है। एसटी कमीशन 338 ए में लिखा हुआ है। ओबीसी कमीशन 338 बी में लिखा हुआ है। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये 263 आर्टिकल में लिखा है। अगर इन सब की बात करें तो इनका फॉर्मेशन कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और इनके जो भी चेयरमैन होगा इन कमेटी के, एंड उनकी जो भी मेंबर्स होंगे, उनको अपॉइंट एंड रिमूव कौन करता है? तो उसका आंसर भी होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ऑन, ये याद रखना, ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन किया जाता है, ये कौन करता है? ये सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। पूछा जाए कि एससी कमीशन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो फॉर्मेशन प्रेसिडेंट करता है। एसटी का, ओबीसी का, सबका कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है।
उनके जो चेयरमैन या मेंबर्स को अपॉइंट और रिमूव करने की पावर किसके पास है, वो भी प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर किया जाता है। यह है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ गवर्नर की पावरें भी। क्यों? क्योंकि सेम है दोनों में। आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट में सीएम होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम आर्टिकल भी देखेंगे, आर्टिकल कौन कौन सा है। तो ये आर्टिकल साथ साथ याद कर लेना। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल होता है 280। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के ऊपर लिखा हुआ है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवा दिया। ये 338 एससी का है, एसटी का 338 ए है, ओबीसी का 338 बी है। और माइनॉरिटी कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का आर्टिकल 263 है। इन सबका फॉर्मेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसका चेयरमैन मेंबर को अपॉइंट या रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस के ऊपर? ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी पावर की? गवर्नर के पावर की। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं पावर ऑफ गवर्नर की। गवर्नर की पावर की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था, कौन से वाला, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट था, यहाँ पे प्लेजर ऑफ गवर्नर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर एक साथ पढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट का गवर्नर होता है। ठीक है। सबसे पहले प्लेजर ऑफ गवर्नर की बात करें तो इसमें आ जाता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। इसको अपॉइंट और रिमूव करने की पावर किसके पास है? ये है आपके गवर्नर के पास। सीधी सी बात है, याद कैसे रखोगे? सेंटर में कोई भी सेंटर का काम जो प्रेसिडेंट कर रहा था वही सेम काम स्टेट में करना, तो वो गवर्नर का हो जाता है। जैसे आपको पूछा जाए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इनको अपॉइंट करने का और रिमूव करने का काम किसका होता है? तो आप बोलोगे गवर्नर का होता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। सीएम के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है, वो खुद मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करता है किसके एडवाइस के ऊपर? तो सही एग्जैक्ट आंसर होगा सीएम के एडवाइस पे। सेंटर में पूछा जाएगा, सेंटर मिनिस्टर जो सेंटर है उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर। अगर हम बात करें एडवोकेट की, एडवोकेट जनरल की बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगा। एडवोकेट जनरल, जैसे सेंटर में कौन था? सेंटर में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं उनको, और स्टेट में उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। इनके आर्टिकल में आगे आपको याद करवाऊंगा। इनको अपॉइंट और रिमूव करने की पावर भी किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। ये कौन सी? ये प्लेजर ऑफ गवर्नर की पोस्ट की उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। किसके एडवाइस के ऊपर? ऑन एडवाइस ऑफ, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस के ऊपर किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे किसका अपॉइंटमेंट और रिमूव करने की पावर तो प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन कौन सी पोस्ट की बात करेंगे? नॉट प्लेजर ऑफ गवर्नर, नॉट प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो ये कौन सी आती है? सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे, जैसे एसपी एससी होता है, उसके बाद आपका एसएचआरसी होता है। इसकी फुल फॉर्म में क्या होती है? लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, चलो साथ साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसएचआरसी क्या होता है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे यूपीएससी होता है सेंटर में, ये कौन सी? नॉट प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, प्रेसिडेंट था, ये नॉट प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। इनको अगर पूछा जाए, इनके जो चेयरमैन होते हैं और इनके जो मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट और रिमूव करने की पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी क्या था, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे किया जा रहा था, यूपीएससी वगैरह सब मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे भी गवर्नर के पास पावर होती है, किसके एडवाइस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो SHRC कमीशन है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर, किसकी एडवाइस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट। कौन रिमूव करता है, गवर्नर, किसकी एडवाइस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे मैं पूछ लूँ अगर आपको, जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हो गया था, अगर मैं पूछ लूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, इनको अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं अलग अलग बता भी देता हूँ। अगर हम बात करें, मैं आप देखो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले इनके जो चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंट बाय गवर्नर, कौन करता है, गवर्नर करता है। और पूछा जाए रिमूव कौन करता है, तो ये रिमूव करने के लिए किसकी पावर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन करवाता है, जो भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, सरपंच हो गए, पंच के, बीडीसी डीडीसी, सबके जो भी इलेक्शन होते हैं, इनको स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, करवाता है। उसके चेयरमैन को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। और रिमूव करने की पावर किसके पास है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो इनकी पावर होती है, मैं पूरा लिख देता हूँ, तो ये प्रेसिडेंट के पास होती है, ऑन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। रिमूव कौन करता है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। ये एक्सेप्शन है, याद कर लेना, नहीं तो अदरवाइज सब कुछ स्टेट का काम गवर्नर करता है। लेकिन चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन रिमूव करने की पावर किसके पास होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होगी, वो भी पार्लियामेंट के एडवाइस के ऊपर। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक आपका मैं किसकी पावर पढ़ा रहा हूँ आपको, पावर ऑफ गवर्नर। सेम पावर है जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के पास है, स्टेट में गवर्नर के पास है। सेंटर में पीएम है, स्टेट में सीएम होता है, वो अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। जैसे सेंटर के मिनिस्टर है, वहां पे स्टेट के मिनिस्टर, अपॉइंट और रिमूव कौन करता है, गवर्नर। किसके एडवाइस पे, सिर्फ सीएम, और वहां पे पीएम के एडवाइस पे। एडवोकेट जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल था वैसे एडवोकेट जनरल, यहाँ पे भी एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो नॉट प्लेजर ऑफ गवर्नर आता है, वो कौन कौन से, जैसे एसपी एससी हो गया, SHRC हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए अलग से पॉइंट पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है और रिमूव कौन करता है, दोनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए लास्ट थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। जैसे मैंने वहां पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था सेंटर में प्रेसिडेंट के ऊपर, यहाँ पे स्टेट, जैसे वो सेंटर का फाइनेंस कमीशन था, यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन है। वहां पे सेंटर का माइनॉरिटी कमीशन था, यहाँ पे स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है। इन दोनों को फॉर्मेशन कौन करता है, गवर्नर। अगर स्टेट की बात आएगी तो आंसर हमेशा गवर्नर लगाना, सेंटर आएगा तो प्रेसिडेंट लगाना। लेकिन सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने सेपरेट बताया, वो सेपरेट ही याद रखना। ठीक है, उसमें रिमूवल पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, पार्लियामेंट की एडवाइस के ऊपर। ठीक है, रिमूवल उसका वैसे ही होता है जैसे हाई कोर्ट के जज का होता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ बिल पास होंगे दोनों लोकसभा राज्यसभा में, फिर जाके प्रेसिडेंट साइन करेगा। उसके बाद फॉर्मेशन की बात करें तो ये दो याद कर लेना, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट की बात आएगी तो आंसर डेफिनेटली गवर्नर ही होने वाला है। और याद रखना किसके, किसके एडवाइस के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस। वहां पे सेंटर की बात हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर होगा। यहाँ तक आपकी पहली पावर खत्म होगी, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। मैंने कंप्लीट ए से जेड तक आपको बता दी। अब दूसरे नंबर की जो पावर थी, दूसरे नंबर की वो क्या थी, दूसरे नंबर की पावर थी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दोनों की एक साथ पढ़ लेंगे ये वाली भी, क्योंकि पहली 5 पावरें क्या हैं, दोनों की सेम है, वो दोनों के पास होती हैं।
प्रेसिडेंट के पास सेंटर के पास होती हैं और गवर्नर स्टेट की पावर रखता है। इसमें कौन कौन सी पावर आएंगी? सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे नॉमिनेटेड मेंबर इन हाउसेस। तो ये गवर्नर की और प्रेसिडेंट दोनों की होगी, कौन सी सेंटर में होगी कौन सी स्टेट में होगी वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। और इसमें पावर आती है जितने भी एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं उसकी जो रिपोर्ट होगी वो कौन किसको सबमिट करेगा। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे सेशन की बात करेंगे, जो सेशन बुलाता है प्रेसिडेंट। फिर हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस पावर की, कौन सी पावर की? ऑर्डिनेंस पावर की। देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे वीटो पावर की। तो ये है आपकी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इनके पास कौन कौन सी पावर होती है? नॉमिनेट करना मेंबर को हाउस में, राज्यसभा लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है, जो रिपोर्ट तैयार करती है पूरे साल का डाटा, तो वो कौन किसको सबमिट करता है। सेशन की पावर कौन कौन सी? सेशन बुलाना, जैसे लोकसभा राज्यसभा के सेशन बुलाना, एक साल में 3 सेशन बुलाए जाते हैं। ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है? कोई भी बिना पार्लियामेंट के कोई लॉ बनाना इमरजेंसी में। बिटो पावर क्या होती है? तो ये है लेजिस्लेटिव पावर जो हम अब पढ़ने वाले हैं। आई होप कि पहली जो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। प्रेसिडेंट का टॉपिक बड़ा है इसलिए क्लासेस भी ज़्यादा लग रही है और लंबी क्लासेस हो रही हैं। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट का वो सबसे बड़ा टॉपिक होता है, उसके लिए भी हमने मैक्सिमम क्लासेस पढ़ी। अब इसके बाद जो बच जाएगा वो छोटे 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 टॉपिक होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो एक एक दो दो क्लासेस में क्लासेस खत्म होती चली जाएंगी। वो कोई इश्यू नहीं है। आपका मेन जो सिलेबस था मोटा मोटा वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद ही। ठीक है, चलिए इसको करते हैं एक बार स्टार्ट। सबसे पहले हमने किसकी बात करी? नॉमिनेटेड की। अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें, ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों की एक साथ लेके चलेंगे, गवर्नर की भी और प्रेसिडेंट की भी। चलिए अगर हम बात करें नॉमिनेटेड मेंबर की, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो सेंटर में प्रेसिडेंट की और स्टेट में किसकी होती है? गवर्नर की। हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए, बताइए लोकसभा में एंग्लो इंडियन को कितनी पावर होती है प्रेसिडेंट के बाद जो नॉमिनेटेड कर सकता है मेंबर? तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ में जो 2 मेंबर हैं वो किसके द्वारा और क्या बोलते हैं उसको नॉमिनेट किया जाता है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 331 कहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो एंग्लो इंडियन होते कौन है? तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? यूरोपियन कंट्री से मेल और इंडिया से फीमेल, उनका जो बच्चा होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। लेकिन ये बाउंडेड नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं था कि करना ही पड़ेगा, पहले होता था लेकिन कंपलसरी नहीं था। बट आपको पता है कि जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 104 वाली, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो अभी लास्ट लेटेस्ट यही है, इसमें SC ST की सीट्स को जो रिजर्वेशन है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको 2020 से बाद 2030 तक कंटिन्यू कर दिया गया। रिजर्वेशन होगी लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन एंग्लो इंडिया की लोकसभा में पहले 2 सीट होती थी, राज्यसभा में 1 सीट होती थी, दोनों को क्या कर दिया? एंड कर दिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी एंग्लो इंडिया की कितनी सीट लोकसभा में रिजर्व है या राज्यसभा में? तो आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि इसको खत्म कर दिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? जो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2020 में। SC ST की रिजर्वेशन 2030 तक है। अब में जो लोकसभा राज्यसभा में जो सीट रिजर्व होती है जो प्रेसिडेंट करता है वो फिक्स है अभी भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। कितने को? 12 मेंबर्स को। वो मेंबर्स किस किस फील्ड से हो सकते हैं? दे मे बी फ्रॉम आर्ट्स एंड कल्चर से, लिटरेचर से, सोशल सर्विस से या साइंस से। अगर इनके रिलेटेड कोई भी काम अच्छा किया हो तो उनको नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में? तो आंसर होगा 12। आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग? 80 के। ये आप राज्यसभा लोकसभा में वैसे भी पढ़ोगे। आर्टिकल 80 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर लोकसभा में, तो वो कितनी? 2 सीटें होती हैं।
एंग्लो इंडिया की 2 सीट होती थी, ठीक है, और वो भी अभी खत्म हो गया। बाकी राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, उनका बैकग्राउंड आगे बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में हेड कौन है? गवर्नर ही होता है। तो इसमें जो सेंटर में प्रेसिडेंट कर रहा है वो यहाँ गवर्नर करेगा। और स्टेट में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा जगह हाउस कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एलए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली सेम लोकसभा की तरह और राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। यहाँ पे 12 मेंबर थे, यहाँ पे 01 मेंबर होता था एंग्लो इंडियन, जिसको गवर्नर क्या करता है? नॉमिनेट करता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इसमें 1/6 सीट नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, वहां पे सीधा सीधा नंबर है 12, यहाँ पे कितना है? 1/6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर कितनी सीट नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, तो आंसर होगा 1/6। 1/6 बार आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग। इसमें भी बैकग्राउंड मैंने बता दिया किस किस फील्ड से हो सकता है। तो ये स्टेट में पूछे तो गवर्नर, सेंटर में पूछे तो प्रेसिडेंट, लेकिन नंबर एग्जैक्ट याद होने चाहिए। एंग्लो इंडिया का आर्टिकल 331 है, इसका आर्टिकल 333 है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको लेजिस्लेटिव पावर की समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आपको पूछा जाए तो ये एंग्लो इंडिया वाली जो सीट्स है वो रिजर्व नहीं है, वो खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं कि जो एंग्लो इंडियन होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता इंडिया में। अगर इंडियन है तो इलेक्शन वो लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? वो जैसे बाकी वाले लड़ते हैं वैसे लड़ेगा, नॉमिनेट नहीं किया जाता, वो रिजर्वेशन खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्शन वो लड़ सकता है, पार्टिसिपेट करके रिप्रेजेंट बन के इलेक्शन लड़ सकता है वो, लेकिन बाउंडेबल नहीं है अब। तो खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है, जो यूरोपियन कंट्री के लोग यहाँ पे सेटल हुए थे, जिसने यहाँ इंडिया में शादी की थी, वो बहुत कम हो गया। एक तो पॉपुलेशन कम हो गया है ना, एक तो पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से इसको एंड कर दिया। तो ये है लेजिस्लेटिव पावर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी तक कौन कौन सी पावर बताई? पहली मैंने बताई उसकी एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, को किस किस को अपॉइंट करता है, कौन सा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आता है, कौन सा प्लेजर ऑफ गवर्नर है, कौन सा नॉट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, नॉट प्लेजर ऑफ गवर्नर है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया मैंने दोनों। फिर मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में भी 5 पावरें पड़ेंगे। एक नॉमिनेटेड मेंबर, किस किस को कौन नॉमिनेट करता है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सा? एनुअल रिपोर्ट। सेकंड नंबर पे हमने लेजिस्लेटिव में क्या पढ़ा? एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट कौन किसको सबमिट करता है। अगर हम बात करें यूपीएससी की, कैग की, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, या इंटर स्टेट काउंसिल की रिपोर्ट है, या सीबीसी जिसको आप बोलते हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन, या फाइनेंस कमीशन, या इलेक्शन कमीशन, ये जितने भी बॉडी हैं ये सारे के सारे अपनी एनुअल जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को। देन आफ्टर दैट प्रेसिडेंट इनको इंट्रोड्यूस करता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा दिया सारे। लेकिन अगर हम बात करें ये वाली बॉडी, जैसे नीति आयोग कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाता है। अब यही पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। इसमें जो नीति आयोग हो गया, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वुमेन कमीशन हो गया, यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी कमीशन है। यहाँ पे क्या था? लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटी कमीशन है। तो एक लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया, एक कौन सा? माइनॉरिटी कमीशन है ये वाले। और सीआईसी जो सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। और ये बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करती है लोकसभा और राज्यसभा में। ये वाली आप देख लो सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये सारी की सारी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को। ये जो बॉडी है ये सारी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? अपनी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनुअल, जहां से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो यूपीएससी होता है वो एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट को। पूछा जाएगा नीति आयोग अपना जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो किसको सबमिट करता है, तो आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा में क्या करती है? इंट्रोड्यूस करती है। ये तो हो गया आपका सेंट्रल लेवल के ऊपर। अगर हम स्टेट लेवल पे चले जाए तो स्टेट लेवल पे क्या हो जाएगा? देखो
जैसे अगर यही रिपोर्ट जैसे एसपीएससी स्टेट का होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कैग कैग सेंटर की रिपोर्ट भी बनाता है, स्टेट की भी। जो सेंटर की रिपोर्ट बनाएगा तो वो सेंटर में किसको, प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। अगर स्टेट में बनाएगा तो किसको करेगा, गवर्नर को। जैसे मैंने लिख भी दिया, जो सेंटर की रिपोर्ट है वो सबमिट टू प्रेसिडेंट, और जो स्टेट की रिपोर्ट है वो सबमिट टू गवर्नर। जैसे एससी कमीशन सेंटर की बनाएगा तो प्रेसिडेंट को, स्टेट की बनाएगा तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को। एस टी ओबीसी वैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो कमीशन है, अगर सेंटर की बनाएगा तो प्रेसिडेंट को, स्टेट की बनाएगा तो गवर्नर को। गवर्नर को भी देने के बाद ये सेम गवर्नर क्या करता है, इसको इंट्रोड्यूस करता है कहाँ पे, अगर सेंटर है तो लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगर स्टेट की बात हो रही है तो। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे आपने स्टेट में, उसमें भी जैसे आपने पढ़ा था नीति आयोग वगैरह, इसमें भी आ जाएगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कमीशन है, स्टेट की बात होगी तो, अगर स्टेट की बात होगी तो आपको पता है गवर्नर आ जाएगा। लेकिन सॉरी, उसमें जो वुमेन कमीशन था सेंटर का, उसमें कौन था आपका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। जैसे आ जाएगा एसआईसी, जिसको बोलते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, अगर स्टेट की बात हो रही है तो आपको पता है स्टेट में किसको करेंगे, सॉरी सेंटर में था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में हो जाएगा जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट। और देन इसको ये इंट्रोड्यूस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो ये है आपका एनुअल रिपोर्ट। अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें हम बात करें, अगर इतने मैंने यूपीएससी लिखा, कैग लिखा, एससी एसटी ओबीसी, अगर सेंटर की जितनी भी बात की जाए, किसकी, सेंटर की, तो ये सारे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको इंट्रोड्यूस करेगा लोकसभा एंड राज्यसभा में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, नीति आयोग हो गया, एनएचआरसी हो गया, वुमेन कमीशन हो गया, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, सीआईसी हो गया, ये सारे अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको आगे लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट, देन स्टेट में जो एसपी एससी होगा, कैग होगा, एससी कमीशन, जो भी स्टेट के रिलेटेड जो भी रिपोर्ट बनाएगा ये वाले, अगर सेंटर को बनाएगा तो प्रेसिडेंट को देगा, स्टेट में बनाएगा तो गवर्नर को, और गवर्नर इसको आगे स्टेट में होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में सबमिट करेगा, और अगर सेंटर की होगी तो प्रेसिडेंट इसको लोकसभा राज्यसभा में करेगा। लेकिन स्टेट में जैसे सेंटर में वहां था, वहां पे जैसे ह्यूमन राइट कमीशन था सेंटर का, उसमें क्या था, और यहाँ स्टेट में अगर स्टेट की बात होगी तो ये वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसको दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में सबमिट करेगा। इसके बाद की क्लास में हम आगे वाला सेशन वाला, और जो भी आगे दो चीज पावरे और लिखी थी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास तो वैसे भी लंबी होगी थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। हमने आज की क्लास में प्रेसिडेंट की पावर पढ़ी। हालांकि प्रेसिडेंट की पावरें बच्चों को क्लियर नहीं होती, बाकी पीटो वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी डीआई की क्लासेस भी चलना शुरू हो गई हैं, डीआई की क्लासेस भी देखिए। और हाँ, और अगर आपने हमारी बुक अभी तक नहीं देखी है तो बुक को जल्दी से बाय करिए। अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो बुक मस्ट है, क्योंकि एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर हर एक साल के एमसीक्यूज, हर एक लेवल के एमसीक्यूज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।